and today we have to discuss further point, okay, because last day we completed our time and period. So today we have to discuss further point which remained yesterday. जो कल हम लोग का पॉइंट बच गई उस पॉइंटों को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ग्राम पंचायत की चर्चा किए थे, उसमें हम लोग कुछ अर्बन जो एक लोकल जो गवर्नेंस होती है, ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारी चर्चा Yes, हो रही थी कि जो हमारा अर्बन लोकल जो गवर्नेंस होती है, लोकल गवर्नेंस की आज हमें चर्चा करनी होगी। एक्चुअली इसमें भी बताया था एज पर द इंडियन पंचायती राज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, ठीक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ही तौर पे कह सकते हैं, इसी के बेस के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अर्बन कह सकते हैं या शहरी कह सकते हैं या नगरीय कह सकते हैं, तो नगरीय जो लोकल हमारी गवर्नेंस है, ठीक है, उसका भी ये 3 टायर्स पर भी इसका इसका निर्माण की गई थी। ये भी 3 स्तरीय ही था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमने कल डिस्कस बहुत सारे इसमें पॉइंट कर दिया था कि ये हमारा 5 ईयर्स का होता है। इसमें यदि किसी भी प्रकार की कोलैप्स हो जाती है, डिमोलिश हो जाते हैं, तो इसमें अंडर 6 मंथ या कह सकते हैं विद इन 6 मंथ इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा पॉइंट होती है वो हमारा होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ध्यान दीजिएगा, ओके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं नगर निगम, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो सबसे पहले हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश इनिशिएटिव इन इंडिया, यानी भारत में यदि हम इनिशियली की बात करते हैं या सबसे फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहली बार भारत में जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वह भारत में 1888 में यानी 1888 में मुंबई में हुआ था। ये सबसे पहला क्वेश्चन मस्ट बी नोटेड इन योर माइंड, दिमाग में आना चाहिए कि भारत में सबसे पहला यदि नगर निगम की बात करते हैं तो सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वह मुख्य रूप से 1888 में बॉम्बे में हुआ था। सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि एक्चुअली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज मेनली एडमिनिस्ट्रेड, इसको जो एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है या कह सकते हैं कि इसको जो कंट्रोल्ड की जाती है, ठीक है, वह एक काउंसिल के द्वारा की जाता है, बाय अ काउंसिल, कह सकते एडमिनिस्ट्रेड बाय अ काउंसिल। दिस काउंसिल इज नोन एज जनरल काउंसिल, और इसको हम मुख्य रूप से जनरल काउंसिल कहते हैं या हिंदी में आप बोलेंगे सामान्य परिषद। तो सामान्य परिषद के द्वारा खासतौर पे जो हमारा म्यूनिसिपलिटी जो म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है, एक्चुअली इट इज एडमिनिस्ट्रेड एंड कंट्रोल। दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर। सेकेंडली, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो मेंबर्स का जो पीरियड होता है या कह सकते हैं जॉब पीरियड कह सकते हैं, जो रिजिम्स होती है, ओके, तो इनकी जो मुख्य रूप से यदि आप रिजिम की बात करें तो ये 5 ईयर्स के लिए इनकी इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए इनकी चुनाव होती है, ठीक है। और नगर निगम जो होती है यानी जो हमारा म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है, इसका जो चेयरमैन होता है, ऐसे याद रखें, इसका जो चेयरमैन, चेयरमैन मीन से वी कैन से अध्यक्ष इन हिंदी, ओके। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वह मुख्य रूप से मेयर होते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं महापौर। जैसे पटना के यदि बात करें तो पटना के महापौर भी आपको सीता साहू हैं, ठीक है, मेयर जो है सीता साहू है। तो मुख्य रूप से जो नगर निगम होती इसकी जो मुख्य आप कह सकते हैं वहाँ का जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य रूप से महापौर होते हैं। इज इट ओके, यहाँ तक क्लियर है। और महापौर जो होती है, ठीक है, इनकी जो खासतौर पे जो इलेक्शंस होता है, और इनके इलेक्शन में मुख्य रूप से जो पार्टिसिपेंट होते हैं या कह सकते जो इसमें मेंबर्स होते हैं, वो खासतौर पे जो म्यूनिसिपल हमारी कॉरपोरेशन होती है उसी के जो मेंबर्स होते हैं मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्व होते हैं या वोटिंग करने का उनको अधिकार होता है। और इसके अलावा भी याद रखिएगा कि जो मेयर होते हैं वह किसी भी जो नगर होता है यानी किसी भी हम बात कर रहे हैं सिटी होता है, तो सिटी का इनको कहा जाता है फर्स्ट सिटीजन, यानी उस सिटी का पहला नागरिक जो होता है वह मुख्य रूप से मेयर होता है। ये चीज़ों को भी ध्यान देना है। आगे यदि हम बात करें तो जो हमारा म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है यानी जो नगर निगम है, तो नगर निगम में एक कॉरपोरेशन कमिश्नर होते हैं, ये चीज को याद रखेंगे, एक कॉरपोरेशन कमिश्नर होते हैं, ओके। और कॉरपोरेशन जो कमिश्नर होते हैं यह मुख्य रूप से जो होते हैं इसके बारे में देखा जाए तो ये ही और सी, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव या कह सकते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं,
यानी नगर निगम के जो मुख्य प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन कमिश्नर, यानी नगर कमिश्नर के रूप में जानते हैं। तो ऑल टॉक अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जस्ट आई ऑल डिस्कस्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके। अब हम बात करेंगे म्युनिसिपलिटी के बारे में, चर्चा करेंगे। म्युनिसिपलिटी का मतलब होता है हमारा नगर निगम, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नगर निगम जो होता है वो नगर पालिका हिंदी होता है इसका, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे म्युनिसिपलिटी का, इसका हिंदी होता है नगर पालिका, ठीक है। अब प्रश्न आपसे बनता है कि नगर पालिका किसको कहेंगे, किस तरह के टाउन को आप नगर पालिका कहेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसके डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन में याद रखेंगे, नॉट लार्जर नोर स्मॉलर, यानी वैसा प्लेस या वैसा टाउन जो ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है, यानी इसको कह सकते हैं कि जो मॉडरेट इन साइज होता है, यानी वैसा टाउनशिप जो एक मॉडरेट इन साइज होता है, वैसे क्षेत्र को म्युनिसिपलिटी बोला जाता है, नगर पालिका बोला जाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से नगर पालिका यानी म्युनिसिपलिटी के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी खास तौर पे इलेक्शंस को लेकर के इनकी जो एज होनी चाहिए, इनकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, और वही एलिजिबल होते हैं मुख्य रूप से नगर पालिका इलेक्शन को लेकर के, पहली बात। दूसरी, यदि हम 74th संविधान का अमेंडमेंट के देखें तो 74वां जो हमारा संविधान संशोधन है, इस आधार पर देख सकते हैं कि हम मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक हमारा जो होता है स्टेट लेवल, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक कमिटी का गठित करता है और एक हमारा स्टेट लेवल पर भी एक कमेटी का गठित करता है, ये चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है उसे मुख्य रूप से हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो ये हमारा जो होता है जिला स्तरीय होता है। एक हमारा स्टेट लेवल पर होता है, तो जो स्टेट लेवल पर होता है, या सॉरी स्टेट ना करके इसको आप कह सकते हैं सिटी लेवल, ठीक है, यानी नगर महानगर जो बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिटी लेवल का होता है इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में सिटी प्लानिंग कमेटी। तो मुख्य रूप से 74वां संविधान जो संशोधन थी, 74th जो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यह मुख्य रूप से इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशन से खास तौर पर नगर पालिका में, तो नगर पालिका के जो मुख्य रूप से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन थी, इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कह सकते हैं पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या पावर को जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इस पावर को डिसेंट्रलाइजेशन को भी वो मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया कि यदि वो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन होगा, और यदि वो सिटी का एक रूप ले लेता है तो एक सिटी प्लानिंग कमेटी, यानी दोनों की जो क्राइटेरियाज थी और दोनों की जो भिन्न भिन्न प्रकार आप कह सकते जो एक्टिविटीज़ थी, वो सारी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई। और इसमें मुख्य रूप से जो एज होता है इसके जो मेंबर्स का, वो 21 ईयर्स होता है। अब हमारा बचा नगर पंचायत, ठीक है। अब बात होती है कि नगर पंचायत हम किसको कहेंगे। तो नगर पंचायत के बारे में सबसे पहले इसके बारे में भी हम लोग कुछ डेफिनेशंस को जान जाए तो नगर पंचायत का मतलब सबसे पहले यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में याद रखेंगे कि नाइदर लुक्स लाइक विलेज नोर टाउन, यानी वैसी स्थान जो ना तो एक गांव की तरह दिखता है और ना ही कंप्लीट हम कह सकते हैं नहीं कंप्लीट टाउन की तरह दिखता है, ठीक है। तो वैसे जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्रों को मुख्य रूप से नगर पंचायत कहा जाता है। गांव का मतलब कह सकते हैं दोनों की कोलाबोरेशन, दोनों की कॉम्बिनेशन, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से जो कह सकते हैं टाउनशिप का निर्माण किया जाए या जो छोटा मोटा जो सिटी का निर्माण किया जाए, वो हमारा जो होता है वो नगर पंचायत की श्रेणी में आएगा। तो इसका आपको बाय द वे एग्जाम में डेफिनेशन पूछती है, तो आप इस डेफिनेशन को भी याद रखिएगा। अब ऐसे क्षेत्रों में जो नगर पंचायत होते हैं, तो मुख्य रूप से नगर पंचायत के जो कुछ मेंबर्स होते हैं ये भी याद रखेगा। तो इसको मेंबर्स की जो इलेक्शंस होता है वो दो तरह से आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो इनके मेंबर्स होते हैं, यानी हम बात करेंगे सम का, तो इसके कुछ जो मेंबर्स होते हैं
और या इसके जो कुछ हिंदी में बोलेंगे तो जो सदस्य होते हैं उनकी जो इलेक्शंस होता है, ठीक है। तो इनकी आप कह सकते हैं जो इलेक्शंस होती है मुख्य रूप से जो वहाँ एक जनरल कह सकते हैं या कह सकते हैं जो वहाँ पर कॉमन जो वोटर्स होते हैं, तो उनके कॉमन वोटर्स के द्वारा उनको मुख्य रूप से इलेक्ट किया जाता है। पहली पॉइंट, इलेक्टेड जो होते हैं वो कॉमन वोटर्स से होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि कुछ ऐसे भी मेंबर्स हो जाते हैं जिनको आप कह सकते हैं स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, यानी जो वहाँ की कह सकते हैं पर्टिकुलर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो मुख्य रूप से स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करता है तो नॉमिनेट कर देता है, यानी नामित करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा नगर पंचायत होती है, नगर पंचायतों का जो मेंबर्स होते हैं, एक्चुअली मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय टू वेज, by some common voters of that particular place and local persons and local people, okay. And secondly, sometimes or the other they can be nominated by the state government concerned, okay. तो जो कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा उनको कुछ नॉमिनेट की जाती है। अब इनका भी कुछ पीरियड्स होते हैं, वो पीरियड्स में आप याद रखिएगा कि इनका जो पीरियड होता है वो हम मुख्य रूप से देखेंगे तो ये 5 इयर्स के लिए इनको मुख्य रूप से नियुक्ति मिलती है, यानी अपॉइंटमेंट इनको किया जाता है। मुख्य रूप से मात्र हम कह सकते हैं 5 साल के लिए की जाती है। और इसमें एक और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो टोटल जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके जो टोटल जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उस टोटल मेंबर का लगभग या कम से कम कह सकते हैं 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से विमेन होते हैं, यानी महिलाओं को इसमें कह सकते हैं पार्टिसिपेंट कराई जाती है, या कह सकते हैं 1/3 जो विमेन होती हैं वो इसका रिप्रेजेंटेटिव होती है। उनके लिए खासतौर पर जो सीट्स होता है, टोटल जो सीट्स मेंबर्स का है उसमें 1/3 जो सीट्स होते हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाती है, आरक्षित कर दी जाती है, ठीक है। और मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो नगर जो हमारा पंचायत होता है, जो हमारा इसका इनकम का जो स्रोत होता है, यानी सोर्स जो होती है, ठीक है, इनकी जो इनकम की जो सोर्स होती है वही होता है जो नगर पालिका का होता है, ठीक है। तो जो नगर पालिका का सोर्स ऑफ इनकम है वही ये है, मतलब कह सकते हैं बिक्री कर या कह सकते हैं छोटे मोटे जो एक्टिविटीज हो रहे उसके द्वारा जो इसकी रिवेन्यू आती है उस आधार पे ही दोनों को एक्टिविटीज को चलाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारे जो यदि हम बात करते हैं, सो दोज आर द पार्ट बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एज पर द लोकल गवर्नेंस विच कैन बी अर्बनाइज्ड इन द सेक्टर्स। तो इस आधार पे हम अर्बन क्षेत्रों में जो हमारा शहरी क्षेत्र में जो एक लोकल गवर्नेंस होती है उस लोकल गवर्नेंस के बारे में हम इसमें स्टडी मुख्य रूप से कर सकते हैं। अब इसके अलावे हम आज इसी के एपिसोड में अगले पॉलिटी का कुछ पार्ट्स आपको बताएंगे और हमारा न्यू इसमें एपिसोड हम मुख्य रूप से नए चैप्टर को इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं, तो जल्दी से बताइएगा आप लोग। एवरीवन क्लियर और नॉट? शिवप्रिया जुड़ी है? थैंक यू। यस सर। हमें लगा कि आज भी आप गायब हैं, एब्सेंट नहीं अभी सर, हुए कल भी तो हम याद थे। रखिए। हाँ, आपकी जब से कोई फ्रेंच लीव पे गए, फ्रेंच लीव तो जानती हैं? सर आप तो डरा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो आनंद सर को बोल दिया है ऑलरेडी, क्योंकि मैं दिन भर बहुत थका हुआ रहता हूँ, कॉलेज भी क्लास हमको लेना होता है, ऑफलाइन भी मुझे क्लास लेना होता है, मैं सुबह ऑफलाइन क्लास लेने जाता हूँ, मैं बहुत थका रहता हूँ। जब आता हूँ ऑनलाइन में आप लोग सब नहीं रहते हैं। नहीं सर हम लोग छुट्टी तो नहीं लेते हैं सर, बस बीच में थे आउट ऑफ टाउन तो सर नेटवर्क ही नहीं था, बट थैंक यू। अदरवाइज देयर इज नो। ओके, तो थैंक आज यू सो मच आज का सर। हम लोग जो क्लास न्यू जो हम लोग का टॉपिक शुरू होती है वो आज हम शुरू करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू करें, यानी हम हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय शासन, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम मुख्य रूप से देखते हैं तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव तो समझते ही होंगे, जो कार्यपालिका हिंदी होता है। अच्छा, इसमें सब लोग इंग्लिश मीडियम ही है या हिंदी मीडियम? फटाक से बोल दीजिए, यदि इंग्लिश मीडियम हो तो हम इंग्लिश में ही केवल बोलेंगे। ऑल आर इंग्लिश? सब लोग इंग्लिश ही है? इंग्लिश ही है। अच्छा, हिंदी, वही तो मुझे डर लग रहा है, इसलिए तो मैं बीच बीच में हिंदी भी आ रहा हूँ, तो मैं स्पीड में अपना आ जाता, कहीं ना कहीं हमारी स्पीड पे रोक लगा दी गई है। तो यदि हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यानी केंद्रीय कार्यपालिका या केंद्रीय आप कह सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है, ठीक है, तो इस फॉर्म में बात करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हो जाता है वह हमारा होता है इंडियन पार्लियामेंट। अब यहाँ पर हम एक जो है आपको माइंड मैप बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा इंडियन जो पार्लियामेंट है, यानी भारतीय जो संसद है,
तो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। इंडियन पार्लियामेंट में यदि देखा जाए तो इसके पास 2 हाउसेज हैं, ठीक है। 2 हाउसेज इसीलिए हमारे भारतीय संसद को बाइकैमरल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पास 2 हाउसेज हैं, जिसके कारण इसको बाइकैमरल कहा जाता है। तो बाई का मतलब होता है डबल और कैमरल मतलब होता है हाउसेस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास हाउसेस हो जाते हैं, एक जो होता है हमारा लोकसभा हो जाता है और एक जो होता है वो हमारा राज्यसभा हो जाता है, यानी कॉन्सिस्टेंस ऑफ 2। तो 2 हमारे पास मुख्य रूप से हाउसेस हो जाते हैं। लोकसभा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोगों का घर कह सकते हैं, लोगों का सदन कह सकते हैं। इसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी जो सिलेक्शन होती है, इलेक्शन जो होता है वह डायरेक्टली होता है, ठीक है, डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बाय पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनकी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं जो प्रोविजंस लाए जाते हैं वह मुख्य रूप से आम जनता के लिए लाई जाती है, कॉमन पीपुल के लिए लाई जाती है। इसीलिए हम लोग इसको हाउस ऑफ पीपल को निम्न सदन भी हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं सबसे पहली बात। और अपर हाउस का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर पीपल का जो हाउस होता है उस रूप में इसको हम कंसिडर नहीं करते, बल्कि इसको हम स्टेट के रूप में इसको कंसीडर करते हैं, या कह सकते हैं इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। बट यदि देखा जाए तो जब हमारे यहाँ राज्यसभा का गठन हो जाती है 1952 में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1952 में ही सबसे पहले हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस हुए थे। तो आफ्टर 1952 finally we can say in 1954 actually the Council of States was completely considered and announced by the chairperson of the Rajya Sabha in that period that it will be nominated and considered to be known by Rajya Sabha। यानी उस समय के जो हमारे प्रथम राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने 1954 में अनाउंस किया कि हमारे पास जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हम देखेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है इनडायरेक्टली होती है, पहले ध्यान दीजिएगा, ये स्टेट्स के द्वारा इनको नियुक्ति होती है। और यहाँ पर जो भी प्रोविजंस होते हैं वो स्टेट इंडेक्स को लेकर के होता है या स्टेट लिस्ट के लेकर के होता है। तो सबसे पहले 1954 में यह अनाउंसमेंट कर दी गई थी राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा कि जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है अब इसको हम मुख्य रूप से राज्यसभा के रूप में जानेंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है इट हैज 2 houses by which we can say it is also known to be bicameral। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। अब उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो हमारे पास इंडियन पार्लियामेंट है इसके बारे में हम सबसे बात करेंगे, इसकी रोल ऑफ जो हमारा पार्लियामेंट है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, एकदम ब्रीफ में बात करें, फिर हम इसको डीप करेंगे। खाली हम माइंड मैप आपको दे रहे हैं कि आप समझें कि हमें इसमें क्या क्या भी पढ़नी है। तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट में यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है टू सेलेक्ट, यानी रोल की बात करें, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। यानी राज्यसभा में यदि हम बात करें, सॉरी पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसकी जो मुख्य जो रोल है वह है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो राष्ट्रीय सरकार होती है उसको एक क्या करता है, सेलेक्ट करता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात देखें तो दिस इट हैज द पावर टू मेक लॉ, यानी ये जो होती है लॉ मेकिंग का काम करता है, यानी कानून बनाने का हमारा संसद काम करता है, ठीक है। उसके अलावा यदि इसमें हम देखते हैं तो ये क्या करता है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। समय समय पे क्या करती है, ऐसे हमारे यहाँ जितनी भी खास तौर पे जो प्रक्रियाएं हैं, कानून से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं, वे सारी प्रक्रियाएं को ये कंट्रोल करता है, गाइड करता है, तथा समय समय पर सरकार जो हमारी है उस सरकार को ये इन्फॉर्म भी करती है, उससे आश्वस्त भी करती है, यानी इंश्योर भी करती है। और जो इंश्योरेंस की यदि हम बात करें, कंट्रोलिंग की बात करें, तो कंट्रोलिंग करने के पीछे हमारा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, ये चीज़ों को ध्यान देना है।
दिस कैन बी कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स भी आप कह सकते हैं। तो यह मुख्य रूप से जो होता है ये हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा होता है, एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस के द्वारा होता है। अब प्रश्न बनता है कि एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होंगे, तो इसके लिए हम दूसरे पेज की ओर आते हैं, इसको स्पष्ट हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करें, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया, या कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव, वह हम एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसका जो मुख्य रूप से होते हैं वो हमारा होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ऐसे भी हमारे देश में जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं, कानून विधेयक बनाए, लेजिस्लेचर्स आती है, ठीक है, वो हमारा प्रेसिडेंट के नाम पर ही बनाई जाती है। इट मीन टू से एग्जीक्यूटिव हेड इज आवर प्रेसिडेंट एंड बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट हमारे यहाँ क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के लॉ का मेकिंग होता है, कानून का मेकिंग होता है। और प्रेसिडेंट जो होती है वह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास है उस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं या उसके लिए ये जिम्मेवार होते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव फॉर्म हम देखते हैं तो दूसरा हमारा पीएम होता है, ठीक है। तो पीएम जो होते हैं नॉर्मली अपॉइंटेड बाय, इनकी जो अपॉइंट होती है, ठीक है, तो ये अपॉइंटेड बाय हमारा प्रेसिडेंट होते हैं, यानी इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। या कह सकते हैं मेजोरिटी जो वोटर्स प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा जिनकी वोट मिलती है उनको मुख्य रूप से जो होता है राष्ट्रपति, उनको आप कह सकते हैं देते हैं कि चलो भैया आप अपनी सरकार को बनाओ और आप हमें आश्वस्त करो। तो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है। उसके बाद एक हमारा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये मुख्य रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी जो सिलेक्शन होती है, सेलेक्टेड हो जो होते हैं, वो बाय पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम ओथ की बात करें, यानी यदि हम इनकी शपथ की बात करें, तो एक्चुअली जो ये शपथ लेते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो हमारा पीएम के द्वारा दी, यानी पीएम के रिकमेंडेशन पर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं वे सारे के सारे लोगों को ये मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये उनकी नियुक्ति करते हैं, यानी शपथ ग्रहण करवाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं, फटाफट जवाब दीजिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। केवल मैं भी माइंड में बता रहा हूँ, लेक्चर इसमें सब तो अभी इतिहास बाकी है, एक केवल माइंड में आप तैयार कीजिए। और हम टॉपिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब हम यहाँ से उठा रहे हैं सबसे पहले राज्यसभा से, ठीक है। राज्यसभा यानी राज्यसभा के बारे में हमने भी जस्ट चर्चा किया कि राज्यसभा का मतलब हमारा जो अपर हाउस होता है, ठीक है। अपर हाउस का मतलब अभी हमने जस्ट बोला कि जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। यानी अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, राज्यसभा से हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो सबसे पहले राज्यसभा के यदि हम पीरियड की बात करें, हम सभी को जैसा कि पता है कि राज्यसभा यानी अपर हाउस इज अ परमानेंट हाउस, इट कांट बी डिमोलिश्ड, इसको कभी भी समाप्त यानी भंग नहीं किया जा सकता। यानी इसकी पीरियड जो होती है वो 6 ईयर्स होता है। और प्रत्येक 2 साल पे हम देखते हैं कि 1/3 जो इसका मेंबर्स होते हैं वह रेजिग्नेशन देते रहते हैं या रिटायर्ड होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इसकी जो पीरियड होती है वो मूल रूप से 6 ईयर्स होता है। और इसके बारे में हमने बोला कि इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। तो यदि हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें तो इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ जो अभी वर्तमान में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वह अभी वर्तमान में 245 है, यानी 245 है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर हम बात करेंगे जो हमारा मैक्सिमम होगा। तो अभी हम केवल वर्तमान यानी एट प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो हमारा राज्यसभा है, तो प्रेजेंट राज्यसभा में हम देखते हैं कि टोटल जो मेंबर्स हैं वो मेंबरों की संख्या हमारा 245 है। फिर से हम लिख देते हैं 245 हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं। 245 में से हम 2 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले 233, एक 233 हो जाएगा और एक जो होंगे और 12 हो जाएंगे। तो जो 233 जो होंगे इनकी जो इलेक्शन होगा यानी दे वर इलेक्टेड, ठीक है, बाय द लेजिस्लेटिव
बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य के जो हमारा विधान सभा होता है, ठीक है। तो विधान सभा जो होते हैं डिफरेंट, जो हमारे पास स्टेट्स हैं, टोटल जो हमारे स्टेट्स हैं, तो टोटल स्टेट्स से लेजिस्लेटिव असेंबली से इनकी अपॉइंटमेंट होती है, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज से भी आते हैं। यानी देश के विधानसभा तथा यूनियन टेरिटरीज से ये आते हैं, 200 होते हैं 30। फिर 12 जो बच गए, 12 जो बच गए, ठीक है, ये 12 मेंबर्स जो होते हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो बाई हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इनको नॉमिनेट की जाती है। और एक कुछ फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड से आते हैं। जैसे स्पेसिफिक फील्ड की बात करें तो जैसे हमारा आर्ट हो गया, यानी जिसको हम लोग कला बोलते हैं, लिटरेचर हो गया, साहित्य बोलते हैं, जैसे साइंस हो गया, जैसे आप सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो एक्सपर्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों से मुख्य रूप से हमारे प्रेसिडेंट जो है वह 12 मेंबरों को नॉमिनेट करते हैं। अब हमारे पास प्रश्न ये बनता है कि जो हमने देखा कि यहाँ पर 233 अभी वर्तमान में राज्यों से आते हैं और 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये जो 233 आते हैं कहाँ से आते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यदि हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 80 का 1 के अनुसार 233 को राज्यों के तरफ से इनको नियुक्ति होती है, यानी इलेक्शंस होती है। जबकि राष्ट्रपति जो 12 को नॉमिनेट करते हैं, यह हमारा आर्टिकल 80 का 4 जो होता है, यह मुख्य रूप से राष्ट्रपति को प्रोविजन देता है, या राष्ट्रपति को कह सकते इस तरह से राइट्स देता है, अधिकार देता है कि वह 12 लोगों को नामित करे, नॉमिनेट करे। यहां तक क्लियर हो गया होगा मे भी, ठीक है, स्पष्ट है? जी सर। अब इसमें थोड़ा सा एक ही और ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारा राज्य एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो अब मैंने सी बात, जो हम अभी राज्यसभा की बात किए, तो राज्यसभा का काम क्या है मुख्य रूप से, यदि हम थोड़ा सा पीछे की ओर आपको लेके आते हैं, तो जो हमारा राज्यसभा है, कहाँ पर चला गया मेरा राज्यसभा, ठीक है, और पीछे की लेके आते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखिए यहाँ पर जो है तो हमारा जो मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हमने जो चर्चा किया, ठीक है, यहाँ जो देखिएगा ये जो हमारा राज्यसभा है, ये राज्यसभा में आप देख करते हैं कि इसकी जो मुख्य एक्टिविटीज होता है, वो मुख्य एक्टिविटीज क्या होता है? इसकी मुख्य एक्टिविटी जो होता है यह व्यू एंड आल्टर्स द लॉज मेड बाय लोकसभा, यानी लोकसभा के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, इसको ये व्यू तथा आल्टर करने का एक मुख्य काम होता है, यानी उसकी देखता है तथा उसकी जांच पड़ताल करता है, ये चीजों को। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम का। तो भारत के यदि राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, हम राज्यसभा की बात करें, सिर्फ राज्यसभा में रहेंगे, तो राज्यसभा में जो हमारा मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वह हमारा 250 है, 250 है, ध्यान दीजिएगा। 250 में हमारा जो स्टेट्स से जो आ जाएंगे, स्टेट असेंबली से जो आ जाएंगे, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली से आ जाएंगे, वो होंगे 238, जबकि 12 जो होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। तो ये चीजों को आप याद रखिए कि मैक्सिमम हमारे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 है, और वर्तमान की बात करें तो 245 है। ये चीजों को ध्यान देना है। और इसके अलावा भी याद रखिएगा, और एग्जाम में पूछा जा सकता है, आगे तो हम डील करेंगे ही। तो साथ ही साथ ये जो भी हमने मैक्सिमम की जो बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वाली जो प्रक्रिया है यह मुख्य रूप से 2026 यानी 2026 तक ये हमारा रहेगा। उसके बाद जो होगी, जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ रही थी, इससे प्रूफ होता है कि हमारे यहाँ कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स ऑफ सीट्स जो है ये घट तो नहीं सकता, ये हमेशा बढ़ेगा ही। यानी 2026 के बाद इसमें जो होगी जनसंख्या, यानी कह सकते सीट जो होंगे और मुख्य रूप से हमारा इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। इसमें याद रखिए कि 91वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, जो अमेंडमेंट हुई थी, इस अमेंडमेंट के अंतर्गत बताया गया था कि 2026 तक लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा, परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये चीजों को ध्यान देंगे। यदि हम इसको ऑन द बेस ऑफ सेंसस की बात करते हैं, ठीक है, तो सेंसस 1971, यानी इसमें यह भी बताया गया कि 1971 के जो हमारा जनगणना है यानी सेंसस है, उनके अनुसार 91 जो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसके अनुसार 2026 तक यानी 2026 तक हमारा लोकसभा तथा राज्यसभा के सीटों में किसी भी प्रकार का घटती और बढ़ती नहीं होगी। यानी न तो इसमें हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं न इसमें हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, कभी घटने का तो सवाल नहीं पैदा होता है, जब भी होगा तो हमेशा बढ़ने का ही सवाल होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को यदि क्लियर होगा तो आज हम चर्चा आगे की ओर करेंगे कि हमारा जो राज्यसभा है ये राज्यसभा क्या है। यहाँ तक ओके है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम यदि हम केंद्रीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा संसद भवन है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो हमारा बिल्डिंग है। तो इंग्लिश में लिखते हैं संसद भवन, ठीक है। पहले हम इसकी इतिहास को खंगालते हैं संसद भवन से, उसके बाद हम तुरंत राज्यसभा की ओर आ जाएंगे। इससे भी हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल आती है। तो यदि हम संसद भवन की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे देश के जितने भी एमपी होते हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर सिटिंग करते हैं, वो बैठते हैं, ठीक है। तो संसद भवन में हमारे मुख्य रूप से कौन बैठते हैं, संसद बैठते हैं। और संसद भवन और जो हम कह सकते हैं जैसे संसद की बात करें यानी पार्लियामेंट की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से हमने देखा कि 3 तरह से होता है। सबसे पहला इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमारा लोकसभा होता है, फिर आप देख सकते हैं तो इसमें हमारा प्रेसिडेंट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ राज्यसभा हो जाता है। यानी लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा ये तीनों की कोलाबोरेशन से हमारे यहाँ मुख्य रूप से पार्लियामेंट का निर्माण होता है। यानी ऑन द बेस ऑफ यदि हम पार्लियामेंट की बात करें तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो यह मुख्य रूप से हमारा 3 का फॉर्मेशन से होती है। यदि हम लोकसभा की बात करें तो इसमें जो टोटल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, इसमें जो टोटल इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वह हमारा 543 होता है, ठीक है, 543। और इसमें जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं वह मुख्य रूप से 2 होते हैं। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें तो हमारे पास यदि वर्तमान में लोकसभा का हम यदि मेंबर्स की बात करें तो 545 है, लेकिन यदि मैक्सिमम की बात करें तो 550 है, 550 है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा प्रेजेंट हुआ। और यदि हम मैक्सिमम की बात करें तो 550 याद रखिएगा, सॉरी 52, ठीक है। आगे अब इसके अलावा आप देखिएगा तो इसमें हमारा 2 और जुड़ जाते हैं, जैसे अध्यक्ष हो जाते हैं यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं और डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ये दोनों की जो एक्टिविटीज को मुख्य रूप से आप कर सकते हैं कोलैबोरेट करने की कोशिश कर, जैसे आप कर सकते हैं जो संयुक्त जो बैठक होता है, ज्वाइंट जो हमारा सीटिंग होती है। यदि मान लिया लोकसभा से कोई बिल पारित हुआ, राज्यसभा में लटक जाती है, ठीक है, किसी भी प्रकार यदि डिस्प्यूट होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल होती है, तो ऐसे परिस्थिति में प्रेसिडेंट क्या होता है कि प्रेसिडेंट उसके ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं, ज्वाइंट सीटिंग को बुलाते हैं, जिसकी जो अध्यक्षता होती है, ठीक है, यानी जिसका चेयरमैनशिप हो सकता है, सेक्रेटरी होते हैं, वो मुख्य रूप से हमारा लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही इसका पूरा लीडिंग करते हैं, ये भी हमें पता है। राज्यसभा की बात करें तो अभी राज्यसभा में जो हमारे पास इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं अभी जैसे बताया 238 है, प्लस हमने देखा कि 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, यानी कितना हुआ 250, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भी हमने जिस चर्चा भी कर लिया था तो ये भी हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इस आधार पे अब हम बात करें कि जो हम संसद भवन की चर्चा कर रहे हैं तो भारत में संसद भवन जो थी, ठीक है, संसद भवन की जो भारत में गठन हुआ था वो मुख्य रूप से 18 फरवरी यानी 18 फरवरी, ठीक है, 1927 को मुख्य रूप से इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से इंडियन जो भारत में संसद भवन है इसको जो इनॉग्रेशन हुई थी वह 18 फरवरी 1927 को हुआ था। और उस समय भारत के यानी देन हम कह सकते हैं, देन जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड इरविन थे। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ही सबसे पहले 18 फरवरी 1927 को इसको इनॉग्रेट किया। लेकिन संसद भवन बनने के जो कह सकते हैं जो प्रक्रियाएं शुरू हुई, ठीक है, यह मुख्य रूप से इससे 6 इयर्स पहले का मतलब कह सकते हैं कि 1921 ईस्वी में मुख्य रूप से संसद भवन बनने का प्रक्रियाएं भारत में मुख्य रूप से शुरू होता है और बन के तैयार हुआ 18 फरवरी 1927 को। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यदि हम संसद भवन की स्थापना की बात करते तो हमारा 1927 में हो गया, 18 फरवरी भी हो गई, लेकिन इसके अलावे आप देखिएगा कि यदि हम इसको मुख्य रूप से यदि संसद भवन के यदि हम फाउंडेशन की बात करें, ठीक है, तो इसकी फाउंडेशन जो हुई थी वह हमारा मुख्य रूप से
12 फरवरी यानी 12 फरवरी 1921 को हुआ। 12 फरवरी, अब देख लीजिए ठीक 6 साल, तो देखिएगा 12 फरवरी यहाँ कितना है 18 फरवरी, यानी 6 दिन इधर आ गया। 1921 यहाँ पर है 1927, यानी 6 साल हो गया, यानी 6 साल 6 दिन में अंततः भारत का जो संसद भवन था वह बन के तैयार हो गया। ठीक है, और भारत के संसद भवन जब बन के तैयार हो गई तो हम बात कर सकते हैं कि जब 12 फरवरी 1921 को जब इसको फाउंडेशन दिया गया तो उस समय इसको ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से इसको कह सकते हैं फाउंडेशन का नाम दिया गया। और ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर कह सकते हैं 12 फरवरी 1921 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन 18 फरवरी 1927 को होता है, 6 साल के बाद लॉर्ड इरविन के द्वारा, उस समय के हमारे वो थे। बात करेंगे कि जो हमारा संसद भवन था, संसद भवन का जो कॉन्सेप्चुअलाइज की गई थी, ठीक है, तो संसद भवन के हम कह सकते हैं जो कॉन्सेप्चुअलाइज की गई थी, जो कॉन्सेप्ट इसको दिया गया था, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से देखिएगा तो एडविन लुटियंस के आप नाम सुने होंगे। ठीक है, तो एडविन लुटियंस प्लस एक थे सर हर्बर्ट बेकर, सर हर्बर्ट बेकर, यानी भारत के संविधान जो सभा संसद जो भवन थी, तो संसद भवन का जो कॉन्सेप्ट था वह कॉन्सेप्ट एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा दिए गए। ये भी आपको बहुत वीवीआई है, जितने भी आज हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं ये सारे वीवीआई टॉपिक पे कर रहे हैं, ये सारे को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इस आधार पे भारत के संसद भवन को बनने में लगभग हमने देखा 6 ईयर्स लगे, 6 ईयर्स 6 डेज लगे, दोनों याद रखिएगा बाय द वे यदि पूछ दे तो। और टोटल जो इसका कॉस्ट हुआ, खर्च हुआ, वह 83 लाख हुआ, ये भी याद रखिएगा। भारत के संसद भवन को बनने में 6 साल 6 दिन लगे तथा 83 लाख 83 लाख इसमें टोटल हमारा जो था इन्वेस्टमेंट हुआ। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बोलेंगे फटाफट। यस सर। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है मात्र हम संसद भवन की चर्चा किया। अब संसद भवन के अंतर्गत अब हम लोग राज्यसभा और लोकसभा को पुनः फिर से चर्चा करेंगे। तो हमने संसद भवन से रिलेटेड जितने भी आने वाले प्रेडिक्टेड आप कह सकते हैं क्वेश्चंस हो सकते हैं इन फोर्थ कमिंग या अभी तक जो एग्जाम में आए हुए थे, तो हम आपको यहाँ पर सारे चर्चा कर दिया। ये ड्यूक ऑफ कनॉट के भी नाम आप सुने होंगे, कितनी बार एग्जाम्स में आए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके जो फॉर्म किए थे या कह सकते हैं जो संसद भवन का जो विचार दिया था, ये भी बार बार एग्जाम में आई है। फिर आप 1927 इस्टेब्लिशमेंट भी याद रखिएगा, इनॉग्रेशन याद रखिएगा, फाउंडेशन याद रखिएगा। कहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप अपने आप से पहले तैयार हैं। मैक्सिमम और मिनिमम जो मतलब वर्तमान में जो इसके टोटल सीट्स हैं, टोटल जो मेंबर्स हैं, ये चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा। अब लगता है क्वेश्चन टाइम बहुत कम है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं, हम शॉर्ट में भी 2-3 कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर हम अगले क्लास में आगे जब हम कल पढ़ेंगे तो उसमें हम और आगे डील करेंगे। 1 मिनट में कुछ ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते जो एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं सेवरल पीएम्स हुए, प्रधानमंत्री हुए, जो मुख्य रूप से राज्यसभा से बिलोंग थे। ऐसे याद रखिए, राज्यसभा से बिलोंग करते थे। और उसमें सबसे पहला मिस्ट्रेस नेहरू का नाम आता है। मिस्ट्रेस नेहरू मतलब इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिस्ट्रेस गांधी कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी का सबसे पहला स्थान आता है जो एक राज्यसभा से वो भारत के पीएम बने, ठीक है। और यह बनी थी 1966-67 के दौरान। ये भारत में जो पीएम बनी थी वो राज्यसभा से बनी। दूसरा नाम आता है HD देवगौड़ा का, HD देवगौड़ा, ठीक है। यह भारत में 1996-97 में भारत के पीएम बने, राज्यसभा से थे। फिर आता है IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। यह जो भारत में बने 1997-98 में भारत के पीएम बने, ये भी बने राज्यसभा से। और उसके बाद आता है SMS साहब का, सरदार मनमोहन सिंह जी का। यह 2004 से लेकर के 2014 तक जो इन्होंने पीएम रहे, पूरा का पूरा इनकी जो पीरियड रहा राज्यसभा से रहा।
तो मुख्य रूप से 4 ऐसे भारत के पीएम रहे जो राज्यसभा से आए। ये पॉइंट आपको एग्जाम में बार बार आती है, इसको याद रखिए। और कल हम मुख्य रूप से राज्यसभा की चर्चा और डीप में करेंगे। अगले एपिसोड में हम राज्यसभा की चर्चा और डीप में करेंगे। इज इट ओके? यस सर। लेक्चर क्लियर?